और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे पहलगाम हमले के बाद से किस तरीके से लगातार एक्शन जारी है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और उसका असर सीमा पार दिखाई पड़ रहा है। इसी खबर पे हम करेंगे अब चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष एक्शन में मोदी सरकार आतंक पर कड़ा प्रहार, क्योंकि लगातार कड़ा प्रहार को लेकर फैसले लिए गए हैं और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमृता सज्जनहार, शुरुआत आपसे, क्योंकि भारत ने अभी जो बड़े कदम उठाए हैं उसमें डिप्लोमेटिक स्ट्राइक साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। हमने देखा था सीसीएस की बैठक के बाद वो फैसले लिए गए, उसका असर या कहा जाए उसका एक रिएक्शन अलग अलग तरीके से वॉइसेस में सुनाई और दिखाई भी पड़ रहा है। आपको लगता है ये बहुत सही तरीके से लिए गए शुरुआती कदम है? अमृता सज्जनहार जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये इससे बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है, ये कोई नीजक रिएक्शन नहीं था। ये ऐसा नहीं था जो वहां पर ये हादसा हुआ हो और एकदम हबड़ा तबड़ी में उन्होंने भारत सरकार ने कुछ ऐसे किया हो। करीब 2.5-3 घंटे की सबसे उच्च स्तर की मुलाकात के बाद, बैठक के बाद, जिसको चेयर किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और सभी जो वरिष्ठ नेता थे और जो भी हमारे आर्मी चीफ थे, नेवी चीफ थे वगैरह, सभी उसमें सम्मिलित थे। आईबी, इंटरनल सिक्योरिटी के सभी लोग सम्मिलित थे और उन सब ने इसके बारे में सब सोच विचार करके ये फैसले लिए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो मैं इसमें अरविंद जी ये कहूंगा जी, जो ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के को अबेयंस में रखने का जो है, सस्पेंड करने का है, जो उसको एक दरकिनार करने का है, वो मेरे विचार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, ये सोचकर देखिएगा, 1960 में ये संधि इसके ऊपर दस्तखत किए गए थे। उसके बाद कितनी युद्ध हुए हैं दोनों देश के बीच में। 65 में हुआ, 71 में हुआ, 98 में हुआ, 2008 में हुआ, वहां पर जो 26/11 का हमला किया गया, और उसके बाद फिर उरी में और पुलवामा में और पठानकोट में कितने हुए, परंतु इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर कोई आंच नहीं आई। परंतु इस मौके पर, और इससे मैं समझता हूं जो भारत की सरकार की, भारत की पूरे देश की सीरियसनेस को पता चल जाना चाहिए पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी, जो हम इसको कितनी सीरियसली लेते हैं, जो इस मौके पर आकर हमने इसको अबेयंस में कर दिया है। और ये तो इतना बड़ा फैसला है अरविंद जी, मैं कहूंगा, जिससे पाकिस्तान इतना हड़बड़ा गया है, बौखला गया। उसने कहा इट इज टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध की हम इसको ऐलान मानते हैं। और मेरे विचार से इसका असर भी जब होने लगेगा थोड़ी देर बाद, तो ये काफी उसके लिए, पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल, वो दिखाई भी पड़ेगा, क्योंकि उनके दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं इसके तमाम आंकड़े या तमाम चर्चाओं के माध्यम से बातें सामने आ रही हैं। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि जो कदम भारत ने उठाए हैं जिनका असर अब दिखाई पड़ने लगा है, पाकिस्तान जहां पे पहले स्वीकारने को तैयार नहीं था उनका कोई हाथ भी है, अब उनके जो बड़े हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि साहब निष्पक्ष जांच के लिए भी हम तैयार हैं, यानी वो टोन डाउन होती दिखाई पड़ रही है। भारत के लिए वो फैसलों का असर किस तरीके से जमीन पर असर दिखा रहा है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल, कोई शक नहीं कि साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बौखलाहट नजर आ रही है, घबराहट नजर आ रही है। जिस प्रकार से उनके रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से लगातार पाकिस्तान में है आतंक का सहारा दिया है, चाहे वो अमेरिका के कहने पर दिया हो, लेकिन आतंक का सहारा दिया है जिसके लिए वो शर्मिंदा है। अगर उस तरह का रक्षा मंत्री बयान करता है कि हमें शर्मिंदगी है, और आज ये नौबत इसलिए आई है कि पाकिस्तान 30 साल से लगातार आतंक का सहारा देता है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के बयानबाजी हो रहा है, किस तरीके से क्या पाकिस्तान जो है आज की मैं कहूँगा टाइम पे ऐसे तादाद पे खड़ा है जहां पे उनके जो चीफ है वो एक है तो आसिफ मुनी व हाफिज मुनी के माफिक बात कर रहे हैं। सबको मालूम है कि भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा 2 नेशन थ्योरी के कारण हुआ, उसके बाद तो 3 नेशन बन गए। लेकिन पाकिस्तान जो है अब, क्योंकि इकोनॉमिकली बिल्कुल ही उसकी बुरी हालत है, आर्थिक स्थिति, बलूचिस्तान में उसका बुरा हाल है, वहां पर लगातार फौज का प्रेजेंस जो है वो नहीं हो रहा है।
खैबर पख्तूनवा में बुरा हाल है। फजलुर रहमान पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कह रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे कई प्रोविंसेस में नहीं लहरा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? तो वो उनको लगता है, और उन्हें सबसे बड़ी बात जो खा रही है कि कश्मीर के अंदर ऐसे कैसे हो गया। इतने सालों से वो पैसा लगा रहे हैं, इतने सालों से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर तो अब धीरे धीरे करके जो उनको लग रहा था समर्थन है, वो समर्थन अब खत्म हो गया। ओजीडब्ल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनकी तादाद धीरे धीरे कम हो रही है। और जो कश्मीरी आवाम है, वो जिस प्रकार से टूरिज्म हो रहा है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से वो बाहर आ रहे हैं, वो देख करके खुश है, और वो पाकिस्तान को भाता नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान के जो फौज है, जो हमेशा 1947 से लेकर के आज तक किसी न किसी बहाने, चाहे डायरेक्ट रूल या फिर इनडायरेक्ट रिमोट में रही है सरकार में। और आज जब उसको लगता है कि पाकिस्तान में कोर कमांडर का घर जला दिया, कभी कोई सोच सकता है कि कोर कमांडर का घर जला दे? तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ आवाज उठी है, आसिफ मुनीर के बरखिलाफ आवाज उठ रही है। तो वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं सोच करके कि भारत के अंदर इस तरह के कदम उठाएंगे और हिंदू मुसलमानों के बीच में एक फूट पैदा करेंगे। वो शक बिल्कुल, लेकिन वो गलत फहमी है उनकी। जी बिल्कुल गलत फहमी है कि इस प्रकार से भारत की सोच को कहीं पे धक्का पहुंचा सकते हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े। शेखर जी, क्योंकि सवाल यही है, 370 हटाने से पहले और 370 हटाने के बाद के इन लगभग 5 वर्षों में एक नया कश्मीर दिखाई पड़ा है। इस घटना के बाद पूरा कश्मीर एक आवाज में इस बात को कह रहा है कि साहब वो इस प्रकार के आतंकी हमलों के खिलाफ है। वहीं से पुरजोर आवाज इस प्रकार के जो आतंकी हैं उनके खिलाफ उठती दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि कम से कम जो पूरा प्रयास किए गए 5-6 वर्षों में, उसका ही असर है कि नए कश्मीर में एक नई सोच पैदा हुई है और जो हमारे पूरे देश की एकता के लिए बड़ा जरूरी एक संदेश भी दे रही है? बिल्कुल नरेंद्र जी, इस पर कोई दो राय नहीं है कि जो पिछले 5 साल में जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है, और आज अगर श्रीनगर में लाल चौक पे प्रदर्शन हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, बिना कोई किसी के इसके पीछे कोई नहीं है, लोग आके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सोच लीजिए, ये जो घटना वहाँ घटी है, जिसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति जो कश्मीर में सुधार हो रही थी, लोगों के जीवन में एक नया एवेन्यू आ रहा था, छोटे मोटे दुकानदार, कोई होटल चला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई हाउस बोट का है, ये सबके पेट में इन्होंने लात मार दी एक घटना से। जी तो ये सारे चीजें आप देख रहे हैं, इसका वही कारण है कि भाई फिर वहां किसी तरह चीजों को बिगाड़ दो। बिगाड़ देने से वो सोच रहे हैं कि कश्मीर के युवा फिर हमारे पास आ जाएंगे, फिर आतंकवाद करेंगे, फिर अलगाववाद की बात होगी। इसका मतलब उनका पूरा का पूरा जो कश्मीर की जो प्लॉट था वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से फिर वो सोच रहे कैसे हम रिस्टार्ट करें। और इसमें ये जो हिंदू मुसलमान की जो बात भी कर रहे हैं जी, उसका कारण यही था कि भाई किसी तरह ना केवल जम्मू कश्मीर में, पूरा भारत में किसी तरह लगा दो दोनों ये के बीच में, क्योंकि देखिए क्या है कि आज इंडिया भी एक आर्थिक ये में चल रही है, एक रास्ते पे है जी, और पाकिस्तान की हालत, जैसे अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे, वह हालत क्या है, अभी जनरल साहब भी बता रहे थे कि वहां पे वहां के जो नेता हैं, वहां के जो सरकार है, वहां की सेना है, कोई चिंता नहीं है पाकिस्तान की हालत क्या है, कोई चिंता नहीं है वहां की गरीब लोग कैसे गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी, कोई चिंता नहीं है। जो हालत वहां बने हैं, इसको देखकर तो हमको तरस आता है, भाई कैसे लोग किस कारण पाकिस्तान बना गया, आज किस तरह उसको बना दिया गया, किस सोच से बनाया गया था, और आज कहां वहां की आम आवाम पहुंच गई, चंद लोगों की मुट्ठियां जेबें भर रही हैं और आम लोग कैसे तकलीफ में गुजर बसर कर रहे हैं। मिस्टर सज्जन जी, सवाल यह भी है, इस घटना के बाद से हमने देखा दुनिया कहां और किसके साथ खड़ी है। भारत को वैश्विक समर्थन सीधे तौर पर मिलता है, दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आते हैं, समर्थन देते हैं कि साहब आतंक के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए हैं। यह भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत की तरह से देखा जा सकता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरविंद जी। ये देखिए, भारत ने जीरो टॉलरेंस टू टेरर, ये हमने अपनी नीति बनाई है, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और आपने देखा होगा जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो जाते हैं, कहीं भी वो बोलते हैं तो हमेशा आतंकवाद के विरुद्ध बोलते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताना
बताया है और उसमें प्रमाण दिया है, जो पाकिस्तान एक एपिसेंटर है, एक पिवट है आतंकवाद का, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी कोई आतंकी घटना हुई हो तो वो उसकी जो एक जड़ है, उसकी एक तार है, वो पाकिस्तान तक पहुंचती है। और ये तो देखिए पूरी जग ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। जो ओसामा बिन लादेन को इतने सालों बाद मारा गया 2011 में, तो कहां पर पाया गया? एबटाबाद में, वो पाकिस्तान की कंटोनमेंट में पाया गया। बिल्कुल। तो इसीलिए देखिए, जब ये पाकिस्तान कुछ भी कहता है जो ये भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, देखिए बात ऐसी है, जो अगर जब 2000 में बिल क्लिंटन यहां पर आए थे और तब ऐसा हमला हुआ था जिसमें करीब 35-36 सिख हमारे भाइयों को मार दिया गया था जी, और तब पाकिस्तान ने एक ये, जिसे मैं कहूं शगुफा छोड़ा, एक नैरेटिव पेश किया, जो साहब ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत ने अपने आप करवाया है, हमारे ऊपर इसका तोहमत डालने के लिए, आछा डालने के लिए। और ये नैरेटिव एकदम चल गया था। परंतु इस बार ही उन्होंने चलाने का प्रयास किया है, देयर आर नो टेकर्स, कोई मानने को इसको तैयार नहीं है। तो ये मैं कहूंगा जो भारत की बहुत बड़ी सफलता है, जो उसने आतंकवाद और पाकिस्तान को पर्यायवाची शब्द बना दिया है। बिल्कुल। और जब ये हम चर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले भी अभी ईरान के राष्ट्रपति का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आता है और वो उनसे इस घटना को लेकर कड़े शब्दों में निंदा व्यक्त करते हैं कि साहब ऐसी घटना आखिर हुई है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे। तो दुनिया भारत के साथ खड़ी, इस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, एक बदली हुई तस्वीर का हम लगातार बात कर रहे हैं। पहले आतंकी जब कश्मीर में मारा जाता था तो उसका जनाजा निकलता था, उसका महिमा मंडन होता था, और बीते 2 दिनों से हम तस्वीर देख रहे हैं, विस्फोट करके घर जमींदोज किए जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकियों की बची खची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे, वो तस्वीर तो दिखाई पड़ रही है जमीन पे। बिल्कुल दिखाई पड़ेगी और दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कश्मीरी को पता चल गया है कि ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान, ये उनको बर्बादी की ओर लेकर के जा रहा है। और क्योंकि बर्बादी की ओर उन्होंने नहीं जाना है, अब वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर में, आप कभी भी जाइए, आज इतने सारे लोग दिखते हैं, गार्डन में खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, दुकानें भरी हुई हैं, लोग वहां पे आराम, मतलब आज जो पाकिस्तान ने किया है और वहां पे जो भी जिन लोगों ने उनका साथ दिया है, उनके बरखिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और कश्मीरियों को यह मौका मिला है कि उन्होंने सबने मिलकर के आवाज उठानी चाहिए कि हम पाकिस्तान के बरखिलाफ है। वही नहीं, वहां के जो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने सबने मिलकर के कहना चाहिए कि इस तरह अगर पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके पेट के ऊपर लात मारी है। उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया है जो कभी भी भारत एक भारतीय होने के नाते, हर एक को, हर इंसान को भारत एक भारतीय होने के नाते बहुत घमंड होता है। और ये जो पाकिस्तान सोच रहा है, और खासकर पाकिस्तान की फौज का बर्बाद होना निहायत जरूरी है। उनका जो भी इकोसिस्टम है, जिनको वो मदद करते हैं, उनको बर्बाद करना निहायत जरूरी है। मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं जो वो कहते हैं कि ये जो हम पाकिस्तानी नागरिक के बरखिलाफ नहीं है, हम आतंक के बरखिलाफ है। उन आतंकियों को बर्बाद करना निहायत जरूरी है, उनको मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक यह आतंक फैलता रहेगा। और उनका मकसद ही ये है, और चीन इनके साथ मिला हुआ है। और चीन का मकसद क्या है कि भारत को आर्थिक स्थिति बढ़ने नहीं देना है। और उनको मालूम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों बनती नहीं है, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ लगाते रहो, उनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ते रहो। उनकी आर्थिक स्थिति अगर अमेरिका बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वहां से डिसइन्वेस्टमेंट होकर के कहीं बाहर जा रहा है, वो भी मत होने दो। भारत को ऐसा देश दिखाओ जहां पे बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। ये सब एक राजनीति है, एक तरीके का प्लॉट है, जिसमें हमने नहीं फंसना चाहिए, हमने यकीन करना चाहिए। और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, वो भी अपने आप को बहुत, मैं कहूंगा, गर्व महसूस करते हैं कि वो सब भारतीय हैं। और ये बहुत जरूरी है। और हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं। हमने यकीन करना चाहिए हमारा देश जो है प्रगति करेगा और आगे जाए। बिल्कुल। शेखर जी से एक सवाल यह भी कि लगभग 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का और दुनिया में भी एक विश्वास तो इस बात का कमाया है कि अगर आतंक का हमला भारत पे और भारत की आत्मा पे होगा तो मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया जाएगा। हमने बीते 2 बड़े हमलों में देखा भी किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमने देखी है। और शायद जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कल्पना से परे सजा आतंकियों को दी जाएगी, तो देश को भरोसा होता है, एक वॉइस में खड़ा होता है देश की, हाँ हमें विश्वास है
ये एक लीडरशिप की वजह है, ये शायद इसलिए कि पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम से घबराहट होती है लोगों को। बिल्कुल नरेंद्र जी, उसका मैं बड़ा कारण बताऊं क्यों आज सरकार पे प्रधानमंत्री की भी जो एश्योरेंस पे क्यों विश्वास है और भारत पर क्यों विश्वास है, सारी दुनिया क्यों भारत की बात मानती है। उसका कारण है भारत सच के साथ खड़ा है। सच हमारे सबसे बड़ा हथियार है। देखिए जो भी हुआ जम्मू कश्मीर में, घटना से पहले की बात भी कर रहा हूं, पिछले 10 साल से जो कोशिश, पिछले 5 साल से कोशिश, वो क्या कोशिश थी? उनकी लोगों की लाइफ को बेटर करने की कोशिश थी। उनकी वहां पे उनको जो नौजवान हैं जो भड़क रहे थे, पिछले कितने सालों से भड़क रहे, दर्शकों से भड़क रहे, वो किसी तरह जम्मू कश्मीर को एक पाथ ऑफ प्रोग्रेस पे लाने की जो बड़ी सिंसियरली काम हुई है नरेंद्र जी, इसमें आप देखेंगे सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, ये कोई चुनाव जीतने वाली बात नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर मसला कितने सालों से चला आ रहा है, उसको सॉल्व करके लोगों को मेन स्ट्रीम में लाके वहां के जो यंग जम्मू कश्मीर के जो यंग यूथ है उनकी फ्यूचर को ये सिक्योर करने के लिए सरकार ने बहुत कदम लिया है और कदम लिया जा रहा है जी, बहुत कदम लिया जा रहा है। अब जब सच सरकार के साथ है, सच अगर प्रधानमंत्री के साथ है, दुनिया क्यों नहीं मानेगी? प्रेसिडेंट ट्रंप हो, यूके के पीएम हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जी, और सऊदी के मोनार्क हो, कोई क्यों आपकी बात क्यों मान रहे हैं? वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और भारत की भूमिका क्या है आज विश्व में, वो भी देख रहे हैं। हम सच के साथ हैं तो शायद इसीलिए दुनिया हमारे साथ खड़ी नजर आ रही है। वक्त लगभग खत्म हो रहा है। जनरल कुलकर्णी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपसे। भारत एक बार फिर से सरप्राइज एक तरीके से देगा और वो ये दिखा देगा कि हाँ हमारे पास बहुत विकल्प मौजूद हैं, देश उसका इंतजार कर रहा है। जनरल कुलकर्णी, बिल्कुल विकल्प हैं और विकल्प का इस्तेमाल करेगा भारत। मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल इस्तेमाल करेगा, यकीन करेगा। ये पाकिस्तान में जो एक जो तत्व है जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ काम कर रहा है, जो आतंक फैला रहा है, उसका खात्मा होगा। भारतीय उसको देखेगा, ऐसा खात्मा होगा कि पाकिस्तान उसके कभी भी इस तरह की जो लीडरशिप है पाकिस्तान में कभी खड़ी नहीं होगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। एमएस सज्जनर, एक सरप्राइज एलिमेंट अभी बड़ा बाकी है, एक विश्वास पैदा होता है, विकल्प दिखाई पड़ रहा है। संक्षेप में जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी। देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी उसके अगले दिन ये कहते हैं, जो उनका ऐसा हर्ष होगा जो अकल्पनीय होगा, उन्होंने इसके बारे में विचार भी नहीं रखा होगा। तो जैसे आप बात कर रहे थे, शेखर जी बता रहे थे और जनरल कुलकर्णी बता रहे थे, पूरी भारत को और पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री की कथनी में विश्वास है। तो जो वो कहते हैं उसके ऊपर तो यही लोग सोच रहे हैं जो कब होने वाला है, परंतु मेरे विचार से ये हमारी सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए जो आपको आज ही करना है, कल ही करना है, क्योंकि ये उनको अपने आप देखना होगा। हमारी जो सेना के और जो डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं वो ये सोचकर और उसके बाद पॉलिटिकल उनको गाइडेंस, पॉलिटिकल अप्रूवल दिया जाएगा जो क्या करना है, कैसे करना है। परंतु ये होगा, जरूर होगा और मेरे विचार से सूनर रादर देन लेटर हमको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देश को भी विश्वास है अपने सरकार पे और लीडरशिप पे कि हम माकूल जवाब वक्त रहते देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब आया असली